आज इस वीडियो में हम लाइव ITR 2 की फाइलिंग सीख रहे हैं। incometax.gov.in पर आप आएंगे। यहाँ डाउनलोड सेक्शन में आपको ITR 2 एंड 3 की ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल करा दी गई है। तो मैं अभी ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज कर रही हूँ। जैसे ऑनलाइन यूटिलिटी आ जाएगी उसके थ्रू भी आपको मैं वीडियो बनाकर अलग से बता दूंगी। तो अब ITR 2 पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ यूटिलिटी एक्सेल बेस की ऑप्शन है, इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेल फाइल मिलेगी, उसे ओपन कर लेना। इस तरह की एक्सेल फाइल आएगी। मैंने इसमें प्रीफिल डेटा को अपलोडिंग पर लगाया हुआ है। आपको प्रीफिल डेटा को डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए आपको incometax.gov.in पर जो लॉगिन सेक्शन है इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे तो ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा की ऑप्शन दिखेगी। इस पर क्लिक करके इसे भी अपने पास डाउनलोड आपने कर लेना है। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। तो ये हमारी स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है CA-Guruji-Classes.com। यहाँ पे सभी कोर्सेज अवेलेबल है। इस वेब पेज को विजिट करेंगे तो यही पेज अपीयर होगा। यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से आप अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और टैक्स में डेली अपडेट्स आते रहते हैं। फ्री में अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए यहाँ टैक्स अपडेट्स के टैब पर क्लिक कर लें और इसे आप डेली विजिट कर सकते हैं। इसीलिए डेली विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। डेटा के डाउनलोड होने के बाद हम इसे एक्सेल यूटिलिटी में प्रीफिल कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट मिस्टर राघव ने हमारे पास अपनी डिटेल शेयर की है। आप देख पा रहे हैं इनकी है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कॉम्बिनेशन से इनकम है, सैलरी भी अर्न करते हैं ये। हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, किराए पे दिया हुआ और उस पर हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है। और देखिए ये ना प्रॉपर्टी को भी इन्होंने सेल किया है 23 जुलाई के बाद। तो इस ईयर में आपको पता है कैपिटल गेन के केस में 23 जुलाई की डेट बहुत रिलेवेंट है। 23 जुलाई से पहले कैपिटल गेन के रेट अलग है, चाहे वो प्रॉपर्टी के केस में है, शेयर्स के केस में है, अदर एसेट्स के लिए। और 23 जुलाई के बाद शेयर्स के रेट अलग है। टैक्स रेट्स की वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया, आप वहाँ से उसको देख लेना। तो इस केस में प्रॉपर्टी को सेल किया गया जिसकी मैंने पूरी यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है। जो भी हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। इन्होंने शेयर्स को सेल किया है, वो शेयर सेल करे हैं जिनको उन्होंने एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड किया हुआ था। कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, पर ये इंट्राडे एंड एफएनओ नहीं करते हैं। इसीलिए इनके केस में ITR 2 परफेक्ट है। अगर आप इंट्राडे एंड एफएनओ भी करते हैं तो फिर आप ITR 3 सिलेक्ट करना है। ये कैपिटल गेन का डेटा जो है ना आपका 23 जुलाई से पहले का डेटा और 23 जुलाई के बाद का डेटा आपको अपनी डीमेट अकाउंट के स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा, ये आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी वीडियो भी सेपरेटली मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया। उन वीडियोस को जरूर देख लें जो भी मैं यहाँ पे रेफर कर रही हूँ, सभी मॉडर्न लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ इनका थोड़ा बहुत अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है। इसी के बेस पर हम ITR को फिल करेंगे। प्रॉपर्टी की भी इन्होंने मुझे सारी डिटेल दे रखी है, कब सेल किया, कब बाय किया, सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है। फिर मैंने इंडेक्सेशन एक बार अप्लाई करके देखना है तो CII मैंने दोनों ईयर्स के यहाँ पे लिखे हुए। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी मिल जाता है, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम ITR भरेंगे। देखिए यहाँ मैंने ITR 2 की एक्सेल यूटिलिटी ओपन कर ली है। यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, ये आपको बहुत ही यूज आते हैं। जैसे जैसे आप किसी भी शीट में डेटा को एंटर करते जाएं, वैलिडेट पे क्लिक करते चले जाना, ठीक है। आप जब सारा डेटा फिल कर ले, कैलकुलेट टेक्स्ट पे आप जरूर क्लिक कर लेना। और सबसे पहला काम आपको करना है इंपोर्ट प्री फिल डेटा। तो अभी आपने जो डेटा डाउनलोड किया जो मैंने आपको बताया है वो इस ऑप्शन से आपको यहाँ इंपोर्ट करना है। मैसेज आ रहा है, ओके कर देना और अपने सिस्टम से जो आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना। मैंने ऑलरेडी डेटा को अपलोड कर लिया है। और यहाँ पे जब आप सारा कुछ प्रिपेयर कर लेंगे ना तो जनरेट JSON का जो ये टैब है ये भी आपको यूज होगा। तो ये पहली ही शीट में दिया है हमारा पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन की शीट के। तो देखिए यूटिलिटी में आपका बहुत सारा डेटा ऑटोफिल आ रहा होगा। जो डेटा ऑटोफिल नहीं है आपको एक एक फील्ड यहाँ पे चेक करना है जहाँ पे भी आपसे और भी चीजें मांगेंगी। जैसे यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, ये सिलेक्ट करना है आपको। आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या NOR है। मैं रेजिडेंट सिलेक्ट कर रही हूँ। देन फर्दर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर आपसे डेज कितने आप इंडिया में रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम। तो न्यू रिजीम ऑटोमेटिक ITR में सिलेक्टेड होता है। अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करना चाहेंगे ITR 2 के अंदर तो आप येस करेंगे। बस आपको येस पे सिलेक्ट करना है ओल्ड रिजीम में जाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नो ही सिलेक्ट रहने दिया है। और सेक्शन 139(1) की अदर कंडीशंस की वजह से आप ITR फाइल कर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने। देन आपको और कुछ जो भी फील्ड्स दिखे जहाँ पर येस या नो आपसे मांगा जा रहा है आप उन्हें येस या नो करके आंसर कर दें, क्योंकि इस शीट के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। जो भी रिलेवेंट दिख रही हैं चीज़ें उनको येस या नो में आंसर कर, अदरवाइज आपको यूटिलिटी में एरर मिलती है। जो फील्ड्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी JSON आपको प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैंने पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन पे एक्शन ले लिया है। आप चाहे तो इस शीट को वैलिडेट करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट शेड्यूल सैलरी शेड्यूल पर आ गए हैं।
तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स की भी सैलरी इनकम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड सैलरीज का टैब है, ये आपको ज़रूर यूज़ करना है, तभी आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी। और नीचे आपको अलाउंसेस लेने की ऑप्शन है, और देखिए यहाँ पर ना एक अलाउंस ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आपको इस तरह की कोई सिलेक्शन ऑटोमेटिक दिखाई दे ना, तो आप उसको हटा लेना, अदरवाइज आपको ना एरर आएगी इन यूटिलिटीज़ में। ठीक है, कहीं कुछ सिलेक्शन ऑटोमेटिक अपने आप हुई होती है, वो आपको हटानी पड़ती है, अदरवाइज एरर शो होती है। तो आपको यहाँ पर सैलरी एंटर करनी है। अगर आपके केस में भी सैलरी है, तो मैंने आपको जो मिस्टर राघव का केस दिखाया, उनके केस में सैलरी है, तो हमें सैलरी के केस में अब नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना पड़ेगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है, कौन से सेक्टर के आप एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट के है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करें, अदर सेक्टर एम्प्लॉय है तो अदर सेक्टर एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लें। टैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर वो तभी मैंडेटरी है जब आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया। ठीक है, तो जरूर डाल दीजिएगा, ये आपको आपके 26 एएस और एआई से मिल जाएगा। और जब भी आईटीआर फाइलिंग के लिए आप बैठें, सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपना 26 एएस और अपना एआईएस जरूर डाउनलोड कर लेना। और नाउ सैलरी के अंदर फिर जो आगे बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस, टाउन, सिटी, जिप कोड आप एंटर कर लेना। देन आपको आईटीआर 2 और 3 के अंदर ना सैलरी का डिटेल ब्रेकअप देना होता है। तो जिस भी पर्सन की आईटीआर भरे, उनसे सैलरी का डिटेल ब्रेकअप लेने कि उनका बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना, क्योंकि हर एक चीज़ का ना यहाँ पे अलग अलग ब्रेकअप डालना पड़ता है, बेसिक, डीए, कन्वेंस अलाउंस, एचआरए, लीव ट्रेवल अलाउंस। तो आपको इसी अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। ठीक है, तो जैसे हमारे केस में जो मिस्टर राघव ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें उनकी सैलरी आ रही है 9 लाख। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं अभी ये बेसिक सैलरी पूरी 9 लाख है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है, आप खुद है, तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। सेक्शन 17(1) की सैलरी की अलग, 17(2), 17(3), फॉर्म 16 है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर और एम्प्लॉयर की भी इनकम डालने की ऑप्शन है, और आप यहाँ पे ऐड सैलरी पे क्लिक कर लेना। ऐड सैलरीज पर क्लिक करने के बाद ही आपको देखिए यहाँ नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिलेगी। तो इस बार आईटीआर की यूटिलिटीज काफी बदल गई है। ठीक है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि सैलरी पे डिडक्शन ही मुझे नहीं मिली है। तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वगैरह यहाँ सभी चीजें ऐड कर देती हूँ। ये नए रिजिम के अंदर आईटीआर भर रहे हैं, तो इनको ना तो एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, ना ही किसी अलाउंस का, बहुत ही लिमिटेड अलाउंस वगैरह की एग्जाम्पशन मिलती है। तो हमने मेजरली यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर कर दी हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, आप भी अपनी डिटेल्स सैलरी की यहाँ पे ऐड कर लेना। तो सैलरी की डिटेल्स एंटर करने के बाद अब मुझे इनकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करनी है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज एंटर कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले तो आपको बताना है एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, डू नॉट लीव एड्रेस ब्लैंक। यहाँ पे लिखा है, एड्रेस को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं एड्रेस यहाँ पे जरूर डालना, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सभी आपको एंटर करने हैं। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल आपको बतानी है, आप सेल्फ है, माइनर है, स्पाउस है या अदर है। ठीक है, तो इस केस में ये खुद ही ओनर है प्रॉपर्टी के, और अगर एक से ज्यादा ओनर होंगे तो फिर आपको उनकी परसेंटेज भी एंटर करनी होगी, यस या नो बताना होगा। इस केस में तो नहीं है, अगर होंगे तो आपको फिर को ओनर की, मतलब उनकी परसेंटेज कितनी है शेयर्स की, वो बताना होगा। अगर को ओनर होंगे तो उनका आपको नाम भी देना पड़ेगा, पैन आधार मैंडेटरी नहीं है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना है। 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें आप खुद रह रहे होते हैं, लेट आउट अगर किराए पे दिया, और 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर तीसरी प्रॉपर्टी आपकी डीम्ड लेट आउट मानी जाती है। तो हम लेट आउट सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है। तो लेट आउट के केस में नेम ऑफ टेनेंट, पैन ऑफ टेनेंट, आधार और पैन की डिटेल, अगर आपने पैन या टैन अब तभी देना जब आपका जो टेनेंट है उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको रिक्वायर्ड है। और ग्रोस रेंट रिसीव्ड हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे इनके केस में ग्रोस रेंट है 4,80,000 का। प्रॉपर्टी की बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद रेंट अमाउंट दिखा दें तो 30% की डिडक्शन अपने आप मिल जाती है। इन्होंने कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस भी पे किए हैं 10,000 के, तो टैक्स म्यूनसिपल टैक्सेस में यहाँ पे 10,000 के एंटर कर देती हूँ। साथ साथ आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो मैच भी करते रहना। तो यहाँ पे 4,70,000 की इनकम आ गई, और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल गई है। इन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है हाउसिंग लोन का। तो न्यू रिजीम के अंदर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है। अगर खुद रहते, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन पे, तो आपको न्यू रिजीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलता, फिर वो ओल्ड रिजीम में मिलता है। और न्यू रिजीम में एक और अच्छी ऑप्शन है कि 2 लाख की भी लिमिट नहीं है लेट आउट के केस में, तो जितना आपने रेंट पे किया है उतनी ही डिडक्शन आप ले सकते हो। इस केस में तो 1 लाख का लोन है। तो अभी लोन के केस में क्या करेंगे, लोन की अपनी डिटेल यहाँ दिखाएंगे कि इन्होंने लोन कहाँ से लिया है, बैंक से लिया है, अदर देन बैंक लिया है, उस बैंक का नाम देंगे। जैसे इस केस में HDFC बैंक है। लोन अकाउंट नंबर इनको एंटर करना है। मैं अभी रैंडमली कुछ भी अकाउंट नंबर डाल रही हूँ, पर जो आपको आपके डॉक्यूमेंट पे है उससे एंटर करना है। डेट ऑफ सैंक्शन डालना है, किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ था। ठीक है, वो आपको एंटर करना है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन का अमाउंट था कितने का, जैसे मैं यहाँ पे 20 लाख दिखा देती हूँ। कितना आउटस्टैंडिंग है अभी एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो मैं इनके केस में एंटर कर रही हूँ फिगर्स।
और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना आप क्लेम कर रहे हैं। इस केस में 1 लाख हम क्लेम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे डिटेल्स एंटर करेंगे ना, तो देखिए तभी मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल पाएगी। इस तरह से आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स को यहाँ पे एंटर कर देना है। क्लियर हो गया? आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज के केस में लोन है तो अलग अलग लोन डालने की यहाँ पे ऑप्शन। एक से ज्यादा लोन है तो आप ऐड रो करके यहाँ पे लोन भी ऐड कर सकते हैं। नीचे हमें ना टैब्स दिए होते हैं, जैसे ऐड रो टू सेक्शन 24B, तो एक से ज्यादा लोन है तो आप रो भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 24B में ऐड टेनेंट कर सकते हैं, ऐड को ओनर कर सकते हैं, ऐड प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, तो ये टैब्स आप यूज कर सकते हैं। देन अब हम आ गए हैं कैपिटल गेन की शीट पर। मेरा मेजर फोकस अब इसी शीट पर रहेगा, क्योंकि इनके केस में प्रॉपर्टी भी सेल हुई है, जो आपको समझना है कैसे कैलकुलेशन मैंने की है, और शेयर्स को भी सेल किया गया। कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो शेयर्स के लिए तो सिंपल है, बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई का आप डेटा बना लें। सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, बिफोर का अलग, आफ्टर का अलग, ऐसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर्स के केस में हमें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता नहीं है, बस हमें बिफोर एंड आफ्टर की वर्किंग करनी है। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस भी क्लेम करने हैं, एसटीटी के अलावा कोई एक्सपेंस आपने क्लेम करना है तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं शेयर्स का यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंटर करके दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें शेड्यूल फिल करना होगा। हम कैपिटल गेन की शीट पर हैं, अभी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ऑप्शन दिख रही है, पर हमें शेड्यूल 112 कैपिटल ए भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स के केस में। 23 जुलाई से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स पर जो टैक्स का रेट था वो हमारा था 10%। ठीक है, और आफ्टर अब हमारा हो गया ये 12.5%, और एग्जाम्पशन हमें दे दी गई है इस केस में, जो आफ्टर 23 जुलाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का एग्जाम्प्ट है, और उससे पहले 1 लाख का था, तो हमें एग्जाम्पशन तो एक ही बार मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में देखिए टोटल जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ना, वो 1,10,000 का आ रहा है, तो इनका तो ये पूरा एग्जाम्प्ट ही हो जाएगा, बस हमें डालना सीखना है इसे। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल 112A को ओपन कर लिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको। आपको पहले बताना है कि क्या आप जो ये यूनिट सेल कर रहे हैं उन्हें आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा था या बाद में। हमारे केस में आफ्टर का सिनेरियो, आफ्टर के केस में आपको कंसोलिडेटेड फिगर डालनी है। अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले शेयर्स बाय करे होंगे तो आपको सारा डेटा अलग अलग डालना पड़ेगा शेयर्स वाइज। ठीक है, उसके लिए आप CSV फॉर्मेट आपको दिया है, जब आपने डेटा को डाउनलोड किया ना एक्सेल यूटिलिटी को, उसमें CSV फॉर्मेट दिया, आप उसको यूज कर सकते हैं। देन हमें नेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करना है, हमने शेयर्स को बिफोर 23 जुलाई ट्रांसफर किया है या आफ्टर। पहले हम बिफोर वाला एंटर कर लेते हैं, तो जो फील्ड रिलेवेंट ही नहीं है वो ग्रे हो गए, इनमें मुझे कुछ डाटा एंटर नहीं करना, मुझे अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है। इस केस में आप देख सकते हैं बिफोर के केस में 75,000 के शेयर्स सेल किए, जो 10,000 में बाय किए थे। बस ये दो ही डिटेल्स मुझे एंटर करनी है। सेल प्राइस मैंने एंटर कर दिया, मैं अब आगे चलती हूँ। यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटर करनी है। ठीक है, इस केस में मैंने एक्सपेंसेस कोई भी क्लेम नहीं किए हैं, आपने किए हैं तो आप एंटर कर लेना। एसटीटी के अलावा एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिक आ गया है 65,000। ठीक है, ये था बिफोर वाला, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं आफ्टर का भी एंटर कर देती हूँ, तो मुझे ये दोनों डिटेल्स तो सिलेक्ट करनी ही है, पहले दो टैब तो मुझे सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मेरे फील्ड सिलेक्ट होंगे। तो मैंने ऑन और आफ्टर सिलेक्ट किया है, तो ऑन और आफ्टर का मैं अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे डाल देती हूँ, विच इज़ 50,000। मुझे इसका परचेज प्राइस डालना है, विच इज़ 5,000, और मेरे केस में कोई एक्सपेंस है नहीं, मैं एक्सपेंसेस को कर रही हूँ 0। तो मेरे केस में यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एंड आफ्टर का मैंने दोनों ही एंटर कर दिए हैं। ठीक है, इस शीट में एंटर करने के बाद अब मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन है या जहां भी इस अमाउंट को जाना है, ये यूटिलिटी खुद करेगी, मुझे सिर्फ इतनी ही डिटेल एंटर करनी थी। ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स को डालना सीख लिया। अब आपको आफ्टर और बिफोर की वर्किंग खुद बनानी है, उसके लिए वीडियो मैंने आपको रेफर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम कैपिटल गेन की शीट पर फिर से आ गए हैं, तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो डालना सीख लिया, अब हम कैपिटल गेन की शीट पर आ गए हैं। आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ऑप्शन दिख रही है, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग के केस में दिख रही है। मुझे पहले शेयर्स का डाटा डालना है, तो मैं थोड़ा सा नीचे चलती हूँ। मुझे शेयर्स के केस में 111A का डाटा डालना है, तो मुझे ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिख रही है, शेयर्स सेल अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, और इस बार देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन डालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से मुझसे पूछा है, वेयर शेयर्स वर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई, तो डाटा यहाँ पर डाले इन फील्ड्स के अंदर, और अगर बाद में किया है तो इन फील्ड्स के अंदर। बस इसी तरह से मुझे ब्रेकअप देना है। तो मेरे पास ब्रेकअप क्या रहेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, डिडक्शंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कोई है, और कोई एक्सपेंडिचर है, तो बस ये सारे डेटा मैंने अपना प्रिपेयर किया ही हुआ है, तो मैं इसको बिफोर एंड आफ्टर में डाल देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बिफोर वाले की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंटर कर लेते हैं। मेरे केस में बिफोर में है 2 लाख। ठीक है, तो शेयर मार्केट का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसमें बिफोर 23 जुलाई हमारा टैक्स का रेट था 15% एंड आफ्टर हो गया है हमारा
20%। ठीक है, शेयर्स को अगर आपने 12 मंथ्स तक होल्ड करा होता है, अप टू 12 मंथ्स, तो वो शॉर्ट टर्म माने जाते हैं। 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया होता है तो लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। मैं आपको आपके कंसेप्ट भी बीच बीच में समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसका परचेज प्राइस था मेरा 50,000, जो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। और आफ्टर वाले के केस में मेरा 2,50,000 का सेलिंग प्राइस है, 50,000 का ही परचेज प्राइस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एंटर कर लिया है। इसका जो अब टैक्स है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो मेरा निकला है 1,50,000 और 2 लाख यहाँ पे निकल गया है। इसका जो टैक्स है यूटिलिटी खुद कैलकुलेट करेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेक श्योर करें आपने सारा डेटा अपना एंटर कर लिया, तभी यूटिलिटी का जो टैक्स कैलकुलेशन का डेटा है वो काम करेगा। क्लियर हो गया आपको? हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंटर कर लिया है। जो भी कैपिटल गेन आप एंटर करेंगे ना, उसके लिए ना कैपिटल गेन की शीट में आप बिल्कुल नीचे यहाँ ना हर एक कैपिटल गेन के केस में ना आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल या रिसीट ऑफ कैपिटल गेन देनी होती है कि 15 जून तक कितना कैपिटल गेन था, 16 जून टू 15 सितंबर कितना था। ये क्वार्टर वाइज डिटेल जाती है। ये इसलिए जाती है कि कहीं आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी और आपने पे नहीं करी। और ये जो डिटेल्स है ना, ये वाली डिटेल जो मैंने आपको दिखाई है, ये सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन जो इंडिविजुअल रेजिडेंट हैं उनको फिल करने की नीड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्किंग कम हो जाती है अगर आप रेजिडेंट की और वो भी सीनियर सिटीजन की आइटम भर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप दिखाएंगे, जिस भी रेट का दिखाएंगे, उनका अलग अलग आपको क्वार्टर वाइज वैल्यू भी यहाँ पर एंटर करनी है। और जो शेड्यूल BFLA में अमाउंट आ रहा है, जो आपका कैपिटल गेन आ रहा है, BFLA शेड्यूल पे चले जाना, ये है CYLA BFLA, इस पे जाएंगे, यहां से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अभी अभी मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंटर किया, तो यहाँ पर मेरे पास BFLA शेड्यूल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के केस में 1,50,000 की वैल्यू आई है और 20% के केस में 2 लाख की आई है। और ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए। इन फिगर्स को मुझे बताना है अब क्वार्टर वाइज कैपिटल गेन की शीट में। आपको ये डेटा भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं मिले डेटा तो 15 जून में डाल देना, पर यहाँ पे डिटेल जरूर एंटर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको यूटिलिटी एरर शो करेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के केस में डाल देती हूँ। ये था मेरा 1,50,000। क्लियर हो गया आपको? अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने शेयर्स का डाल लिया। अब देखिए मेरे केस में इन्होंने अब प्रॉपर्टी सेल करी है। अब इसको आप समझ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ इसे। प्रॉपर्टी की अब हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन भी समझेंगे। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी का, तो ऊपर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ऑप्शन है, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जाना है। ये B नंबर पार्ट के अंदर, इसमें हमें यहाँ प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करने की ऑप्शन मिल रही है। पहले हम समझ लेते हैं हमने कैलकुलेशन करी कैसे है। तो मिस्टर राघव ने ना सेल की अपनी प्रॉपर्टी 19 नवंबर 2024 को, यानी 23 जुलाई के बाद की है। 23 जुलाई के बाद हमारे प्रॉपर्टी के टैक्स रेट बदल गए थे। 23 जुलाई के बाद अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो 12.5% का टैक्स रेट है विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन हटा दिया, फिर गवर्नमेंट ने चेंज करा, जैसे बजट आया तभी अनाउंस किया, फिर चेंज किया कि आप प्रॉपर्टी के सेलिंग के केस में जब 23 जुलाई से बाद आप सेल करें प्रॉपर्टी, पर खरीदी आपने पहले की हुई है, तो दो तरह से कैलकुलेशन करके देख ले। अगर कैपिटल गेन आप पे कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल गेन पे कर रहे हैं तो इस केस में दो तरह से कैलकुलेशन कर ले, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% की और विद इंडेक्सेशन एट द रेट 20%। फिर जो भी आपका टैक्स रेट जिस भी स्कीम में कम आए वो आप ले सकते हैं, मतलब उतना ही टैक्स आपका लगेगा। ठीक है, तो सेल प्राइस था इस केस में 80 लाख की प्रॉपर्टी सेल करी, जिसको बाय किया था 50 लाख में। ठीक है, तो बाय कब किया था? 12 जुलाई 2018 को। तो हमें 18-19 फाइनेंशियल ईयर का CII चाहिए होगा, इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा विच इज 280। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बेची है, उसका CII पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? हम जो हमारी परचेज प्राइस है 50 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट ईयर के प्राइस से और इसको डिवाइड कर देंगे हम जिस ईयर में हमने प्रॉपर्टी को बाय किया था। तो हमारा यहाँ पे कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकल आएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला अपनी एक्सेल शीट में ही एंटर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू निकलेगी मेरी कोस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड कोस्ट। ठीक है, तो मैंने यही सब कैलकुलेशन यहाँ पे की है। विदाउट इंडेक्सेशन में अगर लगाऊं तो सिंपल मुझे सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करना है, मेरा अमाउंट आता है 30 लाख, इसमें मुझे 12.5% का टैक्स लगा लेना है विच इज 3,75,000। और अगर मैं इंडेक्स कोस्ट ऑफ एक्विजिशन लूँ तो 80 लाख के सेलिंग प्राइस में से मुझे इंडेक्स कोस्ट 6482142 जो मैंने अभी निकाली है वो माइनस करनी है। तो ये मेरी 15 लाख समथिंग का ये मेरा कैपिटल गेन आया, इस पर मैंने टैक्स निकाला 20%, तो ये मेरा टैक्स आया। तो मुझे बेनिफिट इस स्कीम में हो रहा है। तो जो भी मेरा जो डिफरेंस है इन दोनों टैक्सेस का 71,420 इग्नोर हो जाएगा, मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा 3,03,572। क्लियर हो गया आपको प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन? अब इसी को हम डालेंगे हमारी एक्सेल शीट के अंदर। तो यहाँ लैंड एंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के केस में ना आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अपने पास रख लेना, वो भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे डालना है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, डेट ऑफ परचेज ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफर। तो डेट भी यहाँ पे जाती है क्योंकि यूटिलिटी ना अपने आप ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये सब खुद ही निकाल लेती है जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं डिटेल। सबसे पहले हमसे डेट्स यहाँ पे मांगी गई हैं।
अब यहाँ पे डेट्स एंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ परचेज 12 जुलाई है 18 और डेट ऑफ सेल है 19 नवंबर में। एंटर कर देती हूँ डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। आपने भी अपनी डिटेल्स प्रॉपर्टी वाइज यहाँ पर एंटर करनी है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल करी है तो आपको ऐड करके यहाँ पे अलग अलग से वैल्यूज ऐड करनी है। डेट्स डाल ली हमने, फिर हमसे मांगा गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, ये भी आपको डालना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 15C ऑटोमेटिक आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको विदाउट इंडेक्सेशन भी डालनी है और देखिए विद इंडेक्सेशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी और ये कैलकुलेशन यूटिलिटी खुद करेगी। ठीक है, तो आपको तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डालनी है। मैं फटाफट से एंटर कर देती हूँ। आपकी कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो भी आप एंटर कर लेना। मेरा सेलिंग प्राइस है इस केस में 80 लाख। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी इस केस में सेम है 80 लाख की, वो भी मैंने एंटर कर दी। परचेज प्राइस में यहाँ पे एंटर कर देती हूँ विच इज 50 लाख। तो जैसे देखिए मैंने परचेज प्राइस डाला है, ऑटोमेटिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खुद ही कैलकुलेट होगी यहाँ पर। और देखिए आप मिला लीजिए, फिर जो भी आपने कैलकुलेशन किया ना उससे उसको चेक भी कर लीजिए, क्रॉस चेक, बिल्कुल सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो यूटिलिटीज मतलब इतनी अच्छी बनाई होती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तभी इस बार टाइम भी लगा यूटिलिटीज को आने में, क्योंकि ये सभी चेक्स लगे होते हैं, टेस्टिंग में भी जाते हैं डाटा। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है। कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपके केस में होती है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डालने की ऑप्शन है। आपको ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट और अमाउंट डालना होता है कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से या अदर देन इंडेक्स के हिसाब से, अपने आप यहाँ पे एंटर अपने आप आ जाती है, आपको यहाँ पे खुद वर्किंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर है आपके होली इन कनेक्शन विद दिस प्रॉपर्टी, मेरे केस में इसमें मैंने कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाए हैं, आपके केस में है तो वो भी आप एंटर कर देना। दोनों जो मेरी प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन आए हैं वो मेरे पास आ गए हैं। 30 लाख आया है एक केस में 15 लाख समथिंग आया है, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। कोई डिडक्शन है आपकी सेक्शंस की तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस केस में कोई भी डिडक्शन हमने नहीं ली है। और अगर आपने ट्रांसफर किया है मूवेबल प्रॉपर्टी को तो आपको नेम ऑफ बायर, पैन ऑफ बायर, आधार नंबर ऑफ बायर, परसेंटेज इशू और ये सभी डिटेल्स जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आपको डालनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्निशिंग ऑफ पैन आधार नंबर मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड। तो अगर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सेल करा जाता है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। वो टीडीएस कटा है तो पैन और आधार जो बायर का है वो मैंडेटरी देना, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। इन केस ऑफ मोर देन वन बायर प्लीज इंडिकेट द रिस्पेक्टिव परसेंटेज। क्लियर हो गया आपको, प्रॉपर्टी का डाटा आपको डालना आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही डालना है आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल और टैक्सेस की कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक होगी। तो मैं अपनी यहाँ पर जो भी डिटेल्स मैंने अभी नहीं भरी है उनको एंटर कर लेती हूँ ताकि मैं आपको यूटिलिटी में टैक्स कैलकुलेट करके भी दिखा। देखिए मैंने जब शीट को वैलिडेट पर क्लिक किया तो मुझे एरर आई थी कि आपने अभी एक्रूवल की डिटेल्स यहाँ नहीं एंटर करी है। तो मैंने जो मेरा BFLA शेड्यूल है ना, यहाँ से कैपिटल गेन्स को चेक किया तो प्रॉपर्टी का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के अंदर अमाउंट ऐड हो गया। तो मैंने यहाँ से अपनी फिगर्स को पिक करते हुए शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए तो अकॉर्डिंगली मैंने दिखा दिया। जो 15 जून वाले क्वार्टर में आना था उनको यहाँ दिखा दिया। 23 जुलाई के बाद की जो आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनके लिए पहला शेड्यूल तो इनएक्टिव ही है, पहला जो ऑप्शन है। उसके बाद वाले में आप फील्ड में डाल सकते हैं, आप अपना ब्रेकअप जो भी आप इसके हिसाब से डाल देना। तो ये डिटेल्स नहीं डालेंगे तो आपको एरर आएगी। जैसे ही आप डेटा को एंटर कर ले, वैलिडेट पे क्लिक करके देख लें शीट में, देखिए मेरे पास ओके आ गया है। कोई भी एरर होती है तो ये यूटिलिटीज ऐसी हैं जो आपको गाइड करती रहती है कि आपने कोई फील्ड को छोड़ दिया है, तो वैलिडेट करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर हमने शेड्यूल 112 कैपिटल ए तक डिस्कशन कर ली है। शेड्यूल 115 AD ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। देन हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है VDA, जो भी मैसेज है उनको ओके कर देना, तभी आपके पास आगे की डिटेल्स आपके अवेलेबल होती हैं। देन VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाते हैं तो आपको अपनी जो डिटेल्स है यहाँ एंटर करनी है। अभी जो मैंने आपको केस दिखाया उस केस में तो VDA में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। अदरवाइज आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, हेड ऑन विच कैपिटल गेन टू बी टैक्स्ड, कैपिटल गेन में कर रहे हैं तो आइटर 2 के केस में तो कैपिटल गेन ही ऑप्शन आएगी। आइटर 3 के केस में आप बिजनेस इनकम भी कंसिडर कर सकते हैं क्रिप्टो को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बतानी है, कंसिडरेशन रिसीव्ड, और अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है अमाउंट की वो हो जाएगी। तो VDA के केस में शेड्यूल को आप भर लेना। अब इनके केस में थोड़ी सी अदर सोर्सेज की भी इनकम है, कुछ तो ऑटोफिल भी आ रही है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट इनका FD का इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ऑटोफिल आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपका ऑटोफिल डेटा करेक्ट नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई और अदर इनकम आप दिखाना चाहें, जैसे अगर आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड की इनकम को भी जरूर यहाँ पे रिपोर्ट कर देना। इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो सेविंग बैंक के, डिपॉजिट्स के, इनकम टैक्स रिफंड के। तो आप यहाँ पे अपनी अदर इनकम, कोई और आपकी अदर इनकम में फैमिली पेंशन है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे एंटर जरूर कर लेना अपनी अदर इनकम की डिटेल के अंदर। यहाँ पे ऐड एनी अदर इनकम की भी ऑप्शन है हमारे पास, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और कोई डेटा ऐसा है ना जो यहाँ पे ऑटोमेटिक कोई
अमाउंट खुद ही यहाँ पे सिलेक्टेड है तो उसको आप हटा देना यहाँ से, अदरवाइज आपको एरर आएगी। तो हम वैलिडेट पर क्लिक करके देख लेते हैं। मैं अभी वही अमाउंट रहने देती हूँ। ओके कर दिया मैंने, वैलिडेट है। देन ये BFLA और CYLA यानी कि आपके जो लॉसेज हैं उनका सेट ऑफ यहाँ ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है। डू यू वांट टू एडिट द ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स? तो इस बार आपको ये भी ऑप्शन दिए ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स जो है कि आप उनको एडिट करना चाहते हैं, को एडिट करना है आपको, येस कर सकते हैं। और आपको अगर अपनी लॉसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये भी आप एडिट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है आपको, ये नई चीज़ें इस बार ITR के अंदर आई हैं तो हर एक शीट को वैलिडेट करके ज़रूर देख लें। मेरे केस में मुझे इसे एडिट नहीं करना, पर अगर आपका कोई भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या पिछले सालों से ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनका ध्यान रखें, उन्हें ITR में ज़रूर दिखा दें। ये CFL आ गया आपका, डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। तो इसमें जो डेटा है ना ये आपको अपने आप भरना होता है, बहुत सारे पर्सन इसको भरना भूल जाते हैं। ईयर वाइज आपको ब्रेकअप दिखा रहा होता है, कोई पास्ट ईयर के आपके लॉसेस हैं जिनको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हेड डेट ऑफ फाइलिंग भी आपको देनी होती है, वो आपको यहाँ पे जरूर 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 एंटर करने हैं। ये था हमारा शेड्यूल CFL। देन डिडक्शंस, नए रिजिम के अंदर तो मेरी डिडक्शंस बहुत ही लिमिटेड सी अवेलेबल है, बस एक दो फील्ड्स ही आपको ग्रीन दिख रहे हैं जिनमें डिडक्शन डालने के ऑप्शन है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, 80 CCD 2 की, इस केस में है ही नहीं तो मैं ले ही नहीं रही हूँ। या फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड की, इस केस में एप्लीकेबल नहीं है तो वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे। और कोई भी डिडक्शन हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, पर अगर आप न्यू की बजाय ओल्ड रिजिम में आइटम भरेंगे तो आपको अब हर एक डिडक्शन के लिए शेड्यूल फिल करना है। आपसे डिडक्शन की पूरी भर भर के डिटेल्स इस बार मांग ली। आपके पास डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी फेक डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जरूर एंटर करनी है ITR में। देन आपकी ये शीट है अगली SPL SI। तो यहाँ पे अगर आपने कोई इनकम को मर्ज किया है स्पेसिफाइड पर्संस की तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है, नहीं है तो छोड़ दे। AMTC का शेड्यूल है, इसमें आपका जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसकी कैलकुलेशन होती है। देन हमारा एग्जाम्प्ट इनकम का शेड्यूल है, अगर आपने कोई एग्जाम्प्ट इनकम दिखानी है तो उसको दिखा दे। तो देखिए एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर ना यहाँ पे ऑलरेडी एक फील्ड कुछ आ रहा है तो आपको इसको हटा देना है, नहीं तो आपको एरर आएगी। इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दें, अदरवाइज नहीं एरर दिखाते। अगर आपको कोई भी एग्जाम इनकम रिपोर्ट करनी है तो आप यहाँ पे एग्जाम इनकम रिपोर्ट जरूर कर देना। ये पास थ्रू इनकम ये नहीं है तो छोड़ दें। FSI ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। देन आपका समरी ऑफ टैक्स रिलीफ ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। शेड्यूल 5A ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास डेटा। आपके केस में जो भी डेटा आप डाल सकते हैं, वैसे नहीं होता इतना सारा डेटा। एसेट एंड लाइबिलिटी की डिटेल्स उस केस में देनी है अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करे। पहले ये लिमिट 50 लाख थी, इस बार नया चेंज हो गया 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है तो आपको अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल भी शीट में देनी है। हमारे केस में नहीं, हम इसको छोड़ रहे हैं। नाउ पार्ट B, मेरे पास अभी टैक्स का शेड्यूल हो गया एक्टिव। तो ये जो मेरी पार्ट B डेटा है ना, ये मेरी पूरी कंप्यूटेशन होती है। देखिए इसने मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है सैलरी के अंदर एक जीरो ज़्यादा ऐड कर दिया तो मैं इसको कम कर देती हूँ। मैं शेड्यूल सैलरी में जाती हूँ, मैं 90 लाख की सैलरी दिखा दी है, 9 लाख सैलरी को मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। मैं पार्ट B शेड्यूल पे आती हूँ तो सैलरी इनकम यहाँ पे मेरी 8,25,000 आ गई। 9 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलती है, नई जी में 75,000 की वो मिल गई है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मुझे मिल गई है यहाँ पर। लोन, मेरा हाउसिंग लोन भी यहाँ पे कंसिडर हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे जो भी मेरे कंसिडर किए गए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला 1,50,000 है, 20% वाला 2 लाख है। तो मेरी शीट में भी यही है, आप देख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शेयर्स का अलग है, और प्रॉपर्टी के जो 23 जुलाई से पहले वो अलग आ रहा है, आफ्टर वाला अलग आ रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड हो गया। नीचे मेरी अदर सोर्स की इनकम भी आ गई है, तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है क्योंकि मैंने कैलकुलेट टैक्स के टैब पर क्लिक नहीं किया है, क्योंकि कैलकुलेट टैक्स के टैब पर क्लिक करने से पहले आप मेक श्योर करें यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो। अगर आपको और भी बैंक अकाउंट ऐड करने तो ऐड कर लें। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, इसको येस या नो जरूर करना है। डू यू हैव एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने कोई होल्ड कर रखी थी फॉरेन एसेट, उसका आंसर आपको देना होता है। इसको येस या नो जरूर कर दें, तभी आपका कैलकुलेट टैक्स का टैब एक्टिव होगा। देन IT वाले टैब पर भी चले जाएं। अगर आपको कोई TDS है या आपने खुद टैक्स पे किया है तो देखिए मेरे केस में ऑटोफिल हो गया, टैक्स पे किया हुआ है। आपके केस में भी होगा तो ऑटोफिल होगा, नहीं होगा तो आप खुद कर ले। ESOP शीट पर आ जाए, इसमें कोई डिटेल्स डालनी है तो वो डाल दे। TDS की शीट पर आ जाए, अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो मेक श्योर करें आपका इस शीट में दिख रहा है, जैसे इस केस में TDS दिख रहा है हमारा, तो आप इसमें देख लें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस में अपने आप ये हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट हुआ है, पर अगर आपने किसी और हेड ऑफ इनकम में इस इनकम को दिखाया है तो उसको चेंज कर लेना। तो ये चीज आपने जरूर करनी है, तभी आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा। लास्ट टैब है वेरिफिकेशन, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, आपका प्लेस सब दिख रहा होगा। अब आप सबसे पहली शीट पर चले जाएं, पार्टी जनरल इन्फॉर्मेशन की शीट पर आ जाए। यहाँ मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का टैब है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। तो कैलकुलेट टैक्स का टैब तभी आपका काम करेगा जब आपने डिटेल्स को फिल यहाँ पर किया होगा।
ठीक है, यहाँ मैसेज आएगा, ये मैसेज है, इसको ओके कर दें। तो कैलकुलेशन अभी चली रही है टैक्स की। अब हम देखेंगे हमारा क्या टैक्स कैलकुलेट किया है। यूटिलिटी में टैक्स की कैलकुलेशन हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए मेरा यहाँ पर टैक्स ऑन नॉर्मल रेट्स, जो सैलरी की इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, वो आ गया है। और टैक्स एट स्पेशल रेट्स यहाँ पर कैलकुलेशन मेरी ऑटोमेटिक यूटिलिटी में हो गई है। केस में ना हम एक बार कैपिटल गेन की शीट पर आते हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के केस में कैसे टैक्स को कैलकुलेट किया गया है। देखिए प्रॉपर्टी के केस में ये टैक्स कैलकुलेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इसने पहले टैक्स कैलकुलेट किया मेरा 30 लाख पर 12.5% विच इज 3,75,000, और फिर 20% किया इस कैपिटल गेन पर जो इंडेक्स कोस्ट के बाद था। तो मुझे यहाँ पर रिलीफ दे दिया गया 71,429। ये मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स एज पर सेक्शन 112(1)(a)(2)(b @ 12.5% और टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 112(1)(a) 20%, और फिर एक्सेस अमाउंट इफ एनी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी इग्नोर। तो मेरा जो अमाउंट इग्नोर होना है वो यहाँ पर आ गया 71,429। अब मैं देखती हूँ क्या मैंने मेरी शीट पर आई है। देखिए मैंने भी यही अमाउंट लिखा हुआ है 71,428 दिस टैक्स टू बी इग्नोर, यानी कि मुझे प्रॉपर्टी के केस में टैक्स देना पड़ा जो मेरे लिए बेनिफिशियल था 3 लाख का। कैपिटल गेन इतना ही मुझे देना पड़ा है। इसी के अकॉर्डिंग मेरी सारी की सारी यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हुई है। तो देखिए यहाँ पर आप आएंगे ना SPL SI वाली शीट पर, तो यहाँ पे आपको स्पेशल टैक्स रेट की इनकम पर टैक्सेस दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको। सेक्शन 111A के अंदर मेरा कैपिटल गेन यहाँ पर आया 1,50,000, इस पर मेरा टैक्स निकला है 22,500। ठीक है, इस वाले कैपिटल गेन पर जो मैंने आपको बताया था बिफोर 23 जुलाई हमारा 15% का टैक्स रेट है, यही बनता है। आफ्टर हमारा 2 लाख का कैपिटल गेन था शॉर्ट टर्म और उस पर 20% का टैक्स रेट था, तो वही यहाँ पर निकला है। प्रॉपर्टी के केस में मैंने आपको बता दिया 3 लाख का टैक्स मेरा कैसे निकला। ठीक है, वो आपको समझ आ गया है। कैपिटल गेन मेरा एग्जाम्प्ट हो गया सारा, क्योंकि 1,25,000 तक का कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो आपने इस शीट में आकर अपने कैपिटल गेन के टैक्सेस को चेक कर लेना है। कौन सी शीट है, SPL SI। क्लियर हो गया ना आपको, क्योंकि आपको अपने टैक्सेस भी तो पता होने चाहिए ना कि क्या यूटिलिटी तो ठीक है अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है और सही कैलकुलेट करती है, तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिला है, जो भी टैक्सेस है उनका उनकी सही कैलकुलेशन हुई है या नहीं, आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, बस अब आपकी जो ये पूरी की पूरी आइडिया 2 है सारी रेडी हो जाए तो पार्टी जनरल इन्फॉर्मेशन पर जाएं, जनरेट JSON पर क्लिक करें, ये मैसेज आ रहा है ओके कर दें। हमने कैलकुलेट टैक्स पर तो क्लिक कर ही लिया था, और अगर आपको कोई टैक्स पेबल बनता है तो आपको पे भी करना है। ठीक है, पे करने के बाद अपनी डिटेल्स को सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ऐड कर लेना है, फिर अपनी JSON को जनरेट करना है। बस अब आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन मोड तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, ऑफलाइन मोड है अवेलेबल, और इसी में हमें JSON अपलोड करनी है। ओरिजिनल रिटर्न सिलेक्ट करना है, ऑडिट को नो कर देना है। सिलेक्ट करनी है ITR 2 है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ गई है अटैच करने की JSON, आप अटैच फाइल पे क्लिक करके अटैच कर दें फाइल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, आपकी फाइल की वैलिडेशन होगी। जैसे ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगी आप उसे E-वेरीफाई करके सबमिट कर देना। तो अगर आपने मेरी वीडियो के थ्रू खुद अपनी ITR अपने आप फाइल करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और भी पर्सन के साथ अभी नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे चैनल पेज पर आकर जो वीडियोस हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं इनकम टैक्स GST और ITR की, उन्हें पिक करके देख सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो है या लॉन्ग वीडियो है, हम लगातार पब्लिश करते हैं। और अगर आप यहाँ पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आप हमारी आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। हमारे और भी सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें,
यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर ले ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAgurujiclasses.com।